हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड फाउंडेशन सीरीज चल रही है और इसके अंदर मैं आपको ट्रायंगल के सेंटर क्या क्या है इनके बारे में वन बाय वन करके बता रहा हूँ। इससे पहले आप जाइए, आपको सेंट्रोइड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के तौर पे 2 वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें मैंने सेंट्रोइड यानी हिंदी में उसको बोलते हैं केंद्र के बारे में समझाया है और उसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस किए। और अब इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को बच्चों हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। आपने कहीं पे भी ये जरूर नाम सुन रखा होगा, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये आगे कैसे हमें क्वेश्चन ज्योमेट्री के अंदर हेल्प करेगा सॉल्व करने में, या इसके क्या क्या आगे क्वेश्चन हो सकते हैं, इनके बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर बताऊं तो सरकम सेंटर या हिंदी में परिकेंद्र वो पॉइंट होता है किसी ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है या वो बाहर भी हो सकता है या साइड पे भी हो सकता है, जिससे अगर केंद्र मानकर सेंटर मान के एक सर्कल खींचे तो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता है। ठीक है, जैसे कि ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर एक वृत्त गुजरे तो उसका जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर बोलते हैं। अब आपको यहाँ से मैं सबसे पहले ये समझाने की कोशिश करूंगा कि तीनों वर्टेक्स से जो सर्कल निकले उसका सेंटर सरकम सेंटर है। ये बेसिकली ट्रायंगल के रिलेटेड क्या होता है, तो ट्रायंगल के रिलेटेड ये होता है कि इसके जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, इसको बोलते हैं भुजा लंब समद्विभाजक। भुजा लंब और समद्विभाजक। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो समान भागों में बांटना। तो किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जो भुजा लंब समद्विभाजक मिलते हैं उसको हम बोलते हैं परिकेंद्र। अब ये तीनों एक जगह क्यों मिलते हैं और इस क्यों केंद्र मान के अगर हम वृत्त बनाएं तो वो तीनों वर्टेक्स से ही क्यों गुजरता है, ऐसे सवालों के आपको इस वीडियो के अंदर जवाब मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर एक बार जब ये प्रूव कर लेंगे तो फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है कि सरकम सेंटर में जो रेडियस होती है परिकेंद्र की या सरकम रेडियस होती है उसका फॉर्मूला यहाँ से बनेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा, आपके बेसिक को बहुत एनहांस करेगा। ऐसे में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, यहाँ पे पहले आपको ये दिमाग में क्लियर करना पड़ेगा कि भुजा लंब समद्विभाजक क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, अगर कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रायंगल के रिलेटेड बात करेंगे। तो अगर कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, ये आप सब लोग जानते हो, और तीनों भुजाओं के लंब और समद्विभाजक हम बना सकते हैं। आपने बचपन में या छोटी क्लासों में जरूर पढ़ा होगा, आपको अगर कोई एक भुजा दे दी जाती थी और आपसे कोई पूछे ये एक भुजा है ए से बी तक और इसका आप संधिभाजक करिए। देखो मैं आपसे संधिभाजक पूछ रहा हूँ, तो संधिभाजक का मतलब होता है समान दो भागों में बांटने वाली एक रेखा। तो इसकी समान दो भागों में बांटने वाली रेखा ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कई सारी हो सकती है। ठीक है, जैसे कई सारी हो सकती है। तो इन सब में से एक ऐसी रेखा होगी जो एकदम परपेंडिकुलर भी होगी। कैसी होगी? परपेंडिकुलर भी होगी। तो हम क्या करेंगे, उस परपेंडिकुलर को ही यहाँ पे लेके कंसिडर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनके अलावा जितनी बन रही है उनमें एक फिक्स है जो ए बी के परपेंडिकुलर है, बाकी तो सब अपना एंगल चेंज कर रही है। तो ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, इस भुजा के मध्य बिंदु में भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? भुजा लंब समद्विभाजक। क्या बोलेंगे? भुजा का समद्विभाजक है और वो भी कैसा है? लंब के रूप में। तो भुजा लंब और समद्विभाजक, और हिंदी में बोलते हैं उसको साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप हर एक भुजा का भुजा लंब समद्विभाजक बना सकते हो। पहला ये पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे तो आपने समद्विभाजक के तौर पे एक और भी समद्विभाजक पढ़ रखा है और उसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक। क्या पढ़ रखा है आपने? कोण समद्विभाजक। तो कोण समद्विभाजक के रिलेटेड भी होता है और वो पॉइंट होता है उसको हम बोलेंगे आगे जाके अंतः केंद्र। क्या बोलेंगे? अंतः केंद्र। और उसके बारे में सेपरेट अलग वीडियो आपको मिलेगा जहाँ पे मैं कोण समद्विभाजक के रिलेटेड
डिस्कस करूंगा और अंतर केंद्र के बारे में समझाऊंगा। आज केवल परिकेंद्र पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो त्रिभुज है इसकी 3 भुजाएं, कितनी भुजाएं? 3 दिख रही होगी। अब ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा तो कैसा है? ये है एक एक्यूट एंगल, यानी इसका हर एक एंगल 90 से कम है तो ये एक्यूट एंगल है। और हम ये भी जानते हैं कोण के आधार पे हमारे पास में त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं, एक्यूट, और दूसरा होता है जब 90 डिग्री बन जाता है तो उसको समकोण बोलते हैं या 90 डिग्री राइट एंगल बोलते हैं। और अगला जो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो जाता है तो इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस, और हिंदी वाले बोलते हैं उसको अधिक कोण त्रिभुज। अब ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसके तीनों भुजा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। बताओ होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अभी तीनों बाइसेक्टर, जैसे इसका एक बाइसेक्टर बना दिया और इसके मध्य बिंदु से एक लाइन जा रही है, और ये तीसरी वाली जो भुजा है इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और ये तीनों के तीनों एक ही जगह मिलेंगे। तो पहले तो ये समझेंगे तीनों एक जगह क्यों मिलते हैं, और दूसरी बात है जिस जगह पे तीनों मिलते हैं इसको हम बोलते हैं परिकेंद्र। बच्चों क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं। अब परिकेंद्र क्यों बोलते हैं? तो बच्चों इसलिए बोलते हैं कि इसको अगर मैं केंद्र मान के एक वृत्त बनाऊं, क्या मान लो इसको एक केंद्र मान के वृत्त बनाऊं, तो उसकी हमेशा ये खासियत होती है कि तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता है। इसके पीछे वजह ये होती है कि इसकी जो ये डिस्टेंस रहती है, ये तीनों डिस्टेंस जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ ये बराबर निकल के आती है। अब क्यों बराबर आती है इसके पीछे जिम्मेदार है ज्यामिति, जो मैं यहाँ पे प्रूव करवाऊंगा। तो आप ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ कि तीनों लंब समद्विभाजक जिस जगह मिलेंगे उस पॉइंट को बोलेंगे परिकेंद्र। और ये तीनों जहां एक जगह मिलते क्यों है ये भी हम समझेंगे, और ये खासियत क्या रखते हैं कि इनकी तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्ष से समान दूरी होती है, और तीनों शीर्ष से समान दूरी है तो ऐसा केवल वृत्त के अंदर होता है। आपने अगर वृत्त पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो वृत्त जब समझाऊंगा तब ये भी समझा दूंगा कि वृत्त का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जो उसकी परिधि से समान दूरी पर रहे, वो केंद्र होता है, और दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो इसको आप ऐसे बराबर बोल रहे हो तो ये ऐसा केवल और केवल वृत्त के अंदर होता है, तो इसलिए परिकेंद्र यानी परिवृत्त भी यहाँ से बना सकते हैं। राइट। तो काफी कुछ मैंने बेसिक आपको बताने की कोशिश करी है जो मुझे आगे वीडियो के अंदर समझाने हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आगे मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि तीनों लंब समद्विभाजक एक ही जगह क्यों मिलते हैं, फिर समझाऊंगा कि तीनों दूरी भी बराबर होती है। अब देखिए, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि तीनों एक ही जगह मिलते हैं तो ये डिस्टेंस आपस में बराबर कैसे आएगी। तो इसको समझाने के लिए मुझे थोड़े से कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो कॉन्सेप्ट अगर कोई बच्चा 9th क्लास का देख रहा है इस वीडियो को तो उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ, और जिन्होंने 9th क्लास पढ़ रखी है आगे क्लास में आप है तो जरूर आपने सुन रखा होगा। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि यदि मेरे पास में एक कोई साइड है, ध्यान से देखना, अगर कोई एक साइड है ए बी, और इस ए बी साइड के एकदम बीचों बीच में अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो, क्या डालते हो? परपेंडिकुलर डालते हो, और ये दोनों साइड बराबर रखते हो, तो इस परपेंडिकुलर के ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो और उसको दोनों साइड से मिला दो एंड पॉइंट से। अगर हम दोनों साइड मिलाते हैं तो ये जो डिस्टेंस आती है ये भी बराबर आती है। क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी साइड के मिड पॉइंट या मध्य बिंदु पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए और परपेंडिकुलर पे कोई पॉइंट लिया जाए तो उस पॉइंट की जो डिस्टेंस दोनों साइड से एंड पॉइंट से होती है वो बराबर होती है। कहने का मतलब ये अगर परपेंडिकुलर के ऊपर ये पॉइंट लिया तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये बेसिकली बराबर आएगी, ये दोनों साइड से बराबर आएगी। अब कैसे बराबर आती है ये मैं समझाऊंगा। तो इसमें आपके पास में जो कॉन्सेप्ट काम में आता है उसको बोलते हैं सर्वांग समता का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब सर्वांग समता को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ग्रुएंसी बोला जाता है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से मैं बोल पा रहा हूँ। कैसे? देखिए, आपको यहाँ पे कुछ दिखने लग गया होगा डायग्राम के अनुसार। तो आपके पास में दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक एडीसी है और एक आपका बीडीसी है। अब परपेंडिकुलर हमने डाला है तो ये 90 डिग्री दोनों साइड से एक एंगल कॉमन हो गया। ये दोनों साइड बराबर है, एक साइड बराबर और बीच की साइड कॉमन है दोनों के अंदर। तो ये एस ए एच की सहायता से, कौन से नियम से? एस ए एस की सहायता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज? आपके एडीसी, और ये सर्वांग सम है
त्रिभुज BDC के, और अगर सर्वांग सम है SAS से, जिसमें ये AD इक्वल टू DB है, CD दोनों में कॉमन है और एक एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, तो रिमेनिंग जो भुजा होगी AC इज इक्वल टू ये आपका BC यहाँ से हो जाएगा। अब ये C को ऊपर शिफ्ट कर लोगे तो भी ये हमेशा ही बराबर दोनों साइड से रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर के ऊपर कोई पॉइंट रखें और उस पॉइंट को दोनों साइड के एंड पॉइंट से मिलाया जाए तो डिस्टेंस क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अब देखो इसको कैसे यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से मैं डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ। ये ABC है और अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला जाए एकदम मिड पॉइंट पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये मध्य बिंदु है। कैसा पॉइंट है, ये मध्य बिंदु है, ध्यान रखें इसका। अब इससे आप अगर इसको मिलाते हो दोनों साइड से, तो आपको यहाँ से ये समझ में आना चाहिए कि ये जो मेरी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉप करते हैं, और ये परपेंडिकुलर अगर आपने ड्रॉप किया है तो मिड पॉइंट पे ड्रॉप किया होगा, लेट से ये पॉइंट E है। अब इसकी खासियत क्या है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं क्योंकि मध्य बिंदु पे डाला है। अब मध्य बिंदु पे डाला है और बाई चांस आप इसको आगे बढ़ाओगे, ठीक है, आगे बढ़ाओगे तो ये यहाँ तक अगर पहुंच जाए, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन तो है नहीं, एक तो परपेंडिकुलर ये D से जा रहा है वो बाइसेक्टर, और एक E से जा रहा है, ये दोनों कहीं न कहीं तो मिलेंगे। देखो इसका मिलना तय है क्योंकि दोनों समांतर नहीं है। अब इस पॉइंट को C से मिलाया और इसको आगे से मिलाया, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, पहले हमने क्या बोला है कि ये जो परपेंडिकुलर है, और इस पॉइंट को मैं S बोल देता हूँ, क्या बोलता हूँ, S। तो आपका SB और SC बराबर है। क्यों बराबर है, इस कॉन्सेप्ट से जो साइड में लिखा है। तो SB इज इक्वल टू SC है। ये किस कॉन्सेप्ट से है, आपके ये जो साइड में लिखा है इस कॉन्सेप्ट से आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से, ये कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से बराबर है। और ये कौन से त्रिभुज में हम देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हो, आप त्रिभुज SBC में देख पा रहे हो। कौन से में, SBC के अंदर देख पा रहे हो। और अगर मैं त्रिभुज दूसरा पकड़ता हूँ SAC, कौन सा पकड़ता हूँ, SAC, तो SAC त्रिभुज के अनुसार आपके कौन से दो बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्टर कर रहे हैं, E SE है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों साइड बराबर हैं। तो इसमें भी SC और SA बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए, SC और SA बराबर होने चाहिए। और ये भी बात आपको बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से बोलनी है, कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से। अब आप देखो यहाँ से आपको पहले पता लग गया कि SB SC के बराबर है, अब कह रहा है SC SA के बराबर है। तो आप ये भी कह सकते हो कि आपके SA इक्वल टू SB इक्वल टू SC होगा। क्या होगा, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। अब तीनों बराबर हैं तो ये आपके यहाँ पे बराबर कहने का आपको हक बिल्कुल मिल गया है। SA इक्वल टू SB इक्वल टू SC, यानी तीनों आपस में बराबर हैं। अब उल्टा सोचिए, उल्टा क्या सोचना है, अगर आप उल्टा सोच पाते हो तो ये सोचना है कि अगर मैं ध्यान से देखना, ये पॉइंट तो पता है हमें, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं, ये दोनों साइड क्या है, बराबर हैं, और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, ध्यान से बोलना, सुनना क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, क्या डालता हूँ, परपेंडिकुलर, तो पॉसिबल तो है ना बच्चों, बिल्कुल पॉसिबल है। और ये परपेंडिकुलर किसी न किसी जगह जाके मिला होगा, तो वो लेट से पॉइंट है मेरा F पॉइंट है। अब ये F पॉइंट है और ये कैसे भी करके अगर आपने मध्य बिंदु इसको प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया, ये मिड पॉइंट है, ऐसा आपने प्रूव कर दिया, तो आपका काम हो गया। मिड पॉइंट है ऐसा आप प्रूव कर दो, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अगर ये आप प्रूव कर पाते हो तो आप यहाँ से ये कहने लग जाओगे कि तीनों बाइसेक्टर जो है परपेंडिकुलर वाले एक ही जगह मिल रहे हैं और वो पॉइंट मेरा S है। अब ये बराबर है, ऐसा कैसे प्रूव करोगे, तो इसको प्रूव करने के लिए इसका जस्ट उल्टे कॉन्सेप्ट पे चलना पड़ेगा, ठीक है। अब उल्टा कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए, अगर मेरे पास में एक पॉइंट है, ठीक है, अब इस पॉइंट से मैं ये दोनों साइड से मिलाता हूं, ध्यान से सुनना बात मेरी,
अब ये दोनों साइड से मिलाएं और ये दूरी बराबर है मेरी, ये दूरी क्या है, बराबर है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला जाए, तो आप वापस यहाँ पे सर्वांग समता का कॉन्सेप्ट कह सकते हो। क्या कह सकते हैं, सर्वांग समता का कॉन्सेप्ट कैसे, कि आप कहोगे देखो ये वाला आपका साइड इस साइड के बराबर है, इन मेरा एस ए इक्वल टू एस बी है, बिल्कुल सही बात है, ये पहली कंडीशन आ गई साइड वाली। और ये आपका पॉइंट अभी मैं बोल रहा हूँ एफ पॉइंट है, एस एफ इक्वल टू एस एफ है, दोनों में कॉमन हो गया, तो सही बात है ये भी। और तीसरी बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसके अंदर ये 90 डिग्री दोनों में दिख रहा है, ठीक है, एंगल 90 डिग्री इक्वल टू एंगल 90 डिग्री दोनों साइड में, तो ये तीन कंडीशन आपके पास में आ गई, ठीक है। अब तीन साइड आ गई, तो इसमें हम यहाँ पे आर एच एस की प्रॉपर्टी की हेल्प से, कौन सी, राइट, मतलब आर एच एस वाली प्रॉपर्टी जो कॉन्ग्रुएंसी होती है, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर हमारे पास में जो नेम होते हैं, इनमें आर एच एस की हेल्प से आप कह सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांग सम है। कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल आपका एस ए एफ ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एस एफ बी से, ठीक है, सॉरी एस बी एफ से। अब कॉन्ग्रुएंट में क्या होते हैं, सारे अंक समान होते हैं, तो अब बचा क्या, तो बचा आपका ए एफ इक्वल टू एफ बी बच गया, क्या बच गया, ए एफ इक्वल टू एफ बी, और ए एफ इक्वल टू एफ बी है, तो एफ क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका मिड पॉइंट हो गया बच्चों, क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो आपका ये मिड पॉइंट यहाँ से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो साइड मैंने समझाया है कि मिड पॉइंट कैसे, वो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो क्या यहाँ से प्रूव हो गया, अगर ये मिड पॉइंट है और लंब भी है, तो ये लंब जाके कहाँ मिल रहा है, एस पे मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मेरे तीनों लंब बाइसेक्टर यानी तीनों लंब संधिभाजक एक ही जगह मिल रहे हैं, और एक ही जगह मिलने वाला पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एस पॉइंट। और एस पॉइंट की खासियत क्या है, तो एस पॉइंट की खासियत ये है कि इसमें एस ए इक्वल टू एस बी इक्वल टू एस सी है, यानी तीनों साइड से, तीनों वर्टेक्स से ये समान दूरी पर है, और तीनों वर्टेक्स से बच्चों समान दूरी पर अगर है, आप खुद सोचिए, आपने अगर 10th पास कर रखी है तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट हम प्रूव करते हैं कि तीन अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है, हिंदी में बोल रहा हूं, अगर तीन असरेखीय बिंदु हैं, क्या है, तीन असरेखीय बिंदु या नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक वृत्त बना सकते हैं, इनसे पास होता हुआ एक वृत्त बना सकते हैं, तीन असरेखीय बिंदुओं से हमेशा एक वृत्त गुजरता है, ठीक है, क्या होता है, एक वृत्त गुजरता है, तो इसके लिए भी ये सेम कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई किया जाता है। अभी आप समझ गए होंगे मेरी बात कि इसके आप एक सर्कल बना सकते हो, और वो सर्कल कुछ इस टाइप से बनेगा बाहर की तरफ, ठीक है, ये बाहर की तरफ इस टाइप से यहाँ से बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं परिकेंद्र, क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। किसको परिकेंद्र बोलते हैं, एस पॉइंट को परिकेंद्र बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से एक वृत्त बना सकते हैं जो तीनों सेंटर से जा रहा है। तो सब कुछ हिंदी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में बोलते हैं सरकम सेंटर, सरकम का मतलब बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ से एक सर्कल बन जाएगा जो इस तीनों से वर्टेक्स से होकर निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो शुरुआत में बोला था कि मैं आपको समझाऊंगा कि तीनों लंब संधिभाजक एक ही जगह क्यों मिलते हैं, ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। कैसे एक्सप्लेन किया है एक बार फिर से अगर आप समझ पाओ तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहले हमने क्या किया, एस पॉइंट तक इस लंब को लेके गए, लंब संधिभाजक को, और वहां से इस कॉन्सेप्ट की सहायता से हमने ये प्रूव कर दिया कि एस बी इक्वल टू मेरा एस सी है, ठीक है। उसके बाद इसी पॉइंट से लंब डाल के अगर आगे बढ़ाया जाए, और वो मतलब इस ई पॉइंट से लंब डाला गया तो वो लंब कहीं के जाके मिलेगा, जिसकी खासियत ये है कि एस सी और एस ए उसमें बराबर आ जाएंगे। अब ये दोनों बराबर है और इनको आपस में इक्वेट करेंगे तो तीनों बराबर भी यहाँ से सिद्ध हो जाएंगे। अब उसके बाद में क्या किया मैंने, यहाँ से इस एस पॉइंट से ए एफ पर एक लंब डाला और उसको मिड पॉइंट पे मिलता है ऐसा प्रूव कर दिया। कहाँ पे मिलता है, मिड पॉइंट पे मिलता है ऐसा प्रूव कर दिया। तो मिड पॉइंट पे मिलने वाला लंब क्या होता है, लंब संधिभाजक होता है। तो यहाँ से आपके तीनों लंब संधिभाजक एक ही जगह मिल रहे हैं ऐसा प्रूव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में अगर आ गई है तो आगे कुछ और इससे रिलेटेड पढ़ते हैं।
अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए। अगर ए एस परी के अंदर है, ठीक है, ध्यान दीजिए, एस अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूँ तो आपको समझना है कि मैं परी के अंदर की बात कर रहा हूँ, या आपका इंग्लिश में सरकम सेंटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या होती है, तो यहाँ से देखिए, अगर परी के अंदर है तो बी एस सी जो वैल्यू होती है वो इसके सामने पीछे कौन है, बी एस सी के पीछे ए है, तो ए का दुगना होता है ये वाला एंगल जो होता है कंप्लीटली, बी एस सी एंगल ये ए का दुगना एंगल होता है। आपने जरूर ये पढ़ रखा होगा, तो आप में से जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई आप व्रत लेते हो और उसकी एक कोई जीवा है, कोण है, तो जीवा जो सेंटर पे एंगल बनाती है और वो जीवा उसकी सरकमफेरेंस पे एंगल बनाती है, उसका दुगना एंगल सर्कल के सेंटर पे बनता है। देखो ऐसा आपने जरूर पढ़ रखा होगा, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो बताओ मुझे आप कैसे इसको प्रूव करोगे। अगर ये ऊपर थीटा बनता है तो उसके सेंटर पे, वो सेंटर है, वो कितना होता है, 2 थीटा होता है। जरूर पढ़ा होगा मैं जानता हूँ, बट आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता है कि ऐसा क्यों आता है। तो देखिए इसको आप यहाँ से भी सीख जाओगे कि ये ऐसा क्यों होता है। तो ये सरकम या परिधि पर कहीं भी पॉइंट हो सकता है सरकमफेरेंस पे, तो हमेशा ये एंगल बनता है। अब देखो इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये इतना तो समझ में आ गया है कि जब हम एस यानी सरकम सेंटर या परिकेंद्र की बात करते हैं तो ये तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अब यहाँ पे मुझे जो प्रूव करना है वो एक ये वाला पॉइंट यहाँ से प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, दिख रहा है ये वाला पॉइंट कि ये कैसे आया है। तो देखिए यहाँ पे ये इसको अगर मिलाए तो पहली बात तो आपके दिमाग में यह समझ में आना चाहिए कि ये ए से डी तक लगातार नहीं है, ठीक है, पहली बात ये समझ में आनी चाहिए भाई, ए से डी तक लगातार इसलिए नहीं है क्योंकि ए से डी अगर मिलाओगे तो ये ए डी परपेंडिकुलर है, बट ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये यहाँ से ये जो डी से जो परपेंडिकुलर जाएगा ना वो कहीं और से जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि शीर्ष से ही निकले। तो ये लगातार लाइन नहीं है, ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि ए एस और एच डी ये दोनों लगातार नहीं है, ये अलग अलग लाइन है, एक ही लाइन में नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों अलग अलग बना रखे हैं, दिख भी रहे होंगे। अब मुझे जो प्रूव करना है इसके लिए लेट से ये वाला दो पार्ट में एंगल है, ये एक्स है और ये वाई है, क्या है ये एक्स और वाई। अब आपको पता है कि ए एस सी दिख रहा है, ए एस सी में ए एस ई और सी एस ये दोनों सर्वांग सम थे, ये दोनों सर्वांग सम थे, तो सर्वांग सम में ये एंगल भी बराबर होंगे, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, एक्स होगा। ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है, सर्वांग सम में एंगल भी समान होते हैं। अब ऐसे ये वाई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, वाई ही होगा। कितनी बात समझ में आ गई, ये वाई है तो इधर वाला भी क्या होगा, वाई। अब आप त्रिभुज देखिए यहाँ पे ए एस बी, अब ए एस बी त्रिभुज के अंदर आपको दिख रहा होगा ए एस बी, ऐसा त्रिभुज दिख रहा है, इसमें ये वाला एंगल वाई है और ये एंगल भी वाई है। तो अगर आपको ये आगे बढ़ाया जाए, दिख रहा है, ये आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये बाह्य कोण क्या होता है, अंतः अभिमुख कोण के बराबर होता है, तो 2y होगा। कितना होगा, बाह्य कोण बराबर हमने पढ़ रखा है, बाह्य कोण होता है वो होता है अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर। अभिमुख का मतलब जो अंदर के दो कोण होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू इंटरनल एंगल के समगे अभिमुख कोण, ठीक है। तो ये 2y होगा, तो आप समझिए ये वाला एंगल मेरा कितना आएगा, 2y आएगा। अब ऐसे ही ये x है और ये x है, तो इस त्रिभुज का जो बाह्य कोण है वो ये तो बन रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 2x के बराबर आएगा। तो आप बताइए आपके पास में जो एंगल बी एस सी है ये दो पार्टों में है, एक तो है बी एच डी प्लस एंगल सी एच डी। अब बी एच डी है ये 2y है और सी एच डी ये 2x है, तो आप कह सकते हैं 2x प्लस वाई, और x और y क्या है आपका a के एंगल के बराबर है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2a, 2 एंगल a, क्योंकि x प्लस y ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, एंगल a के बराबर हो जाएंगे, राइट। तो जो आपने पढ़ रखा है कि अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है तो इसके सेंटर पे कितना बनता है, देखो अगर
यहाँ से देखोगे तो ऐसा वृत्त भी तो बन जाएगा ना। तो ये जो प्रॉपर्टी आपने याद कर रखी है उसका कुछ प्रूफ ऐसे होता है जैसे मैंने अभी समझाया है आपको। इतना आपको नॉलेज है तब जाके आप इसको आसानी से प्रूव कर पाते हो। तो ये 2 के बराबर होगा। सिमिलरली देखो यहाँ बी एस सी के पीछे, एस के पीछे कौन है, ए, तो ये 2a के बराबर होगा। ऐसे ए एस सी देखेंगे, क्या देखेंगे, ए एस सी, तो ए एस सी में एस के पीछे कौन है, ये बी ए, तो यहाँ पे ये 2b के बराबर होता है ए एस सी में। और ऐसे ए एस बी देखेंगे तो पीछे कौन है, ए एस बी में पीछे रह गया सी, तो ये 2c के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2c के बराबर। तो ये आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए। आप ऐसे भी इसको दिमाग में रखोगे कि यदि मेरे पास में ये त्रिभुज का परिकेंद्र है, ठीक है, और इधर मैं इसको ऐसे मिलाता हूं, और ये ए बी और सी है, और इसको मैं ओ से बोलता हूँ, ओ मेरा परिकेंद्र ही है, तो ये वाला एंगल 2a होता है। कितना होता है, 2a। ऐसा आप इसको याद रखोगे, अगर a है तो 2a होगा। ऐसे इधर साइड देखेंगे तो ये आपका 2b होगा, पीछे साइड देखेंगे तो ये 2c के बराबर होगा। और ये भी आप यहाँ से प्रूव कर पाओगे, टू सभी एंगल का समेशन आपका 180 डिग्री के इक्वल टू रहेगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। क्या मैंने आपको लॉजिकली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है जिसको हम लामी थ्योरम के नाम से जानते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके मैथ में और फिजिक्स में। स्पेशली फिजिक्स के अंदर ये कई जगह काम में आती है, मैथ में तो है इंपॉर्टेंट और फिजिक्स में भी आती है काम में। तो ये लामी थ्योरम क्या कहती है कि इसमें साइड ए है, देखो ट्रायंगल के अंदर आपको ही पता होना चाहिए, अगर कोई ट्रायंगल है तो इसमें कुछ नोटेशन फिक्स कर रखे हैं मैथ के अंदर, जिसमें हमारा ट्रायंगल एबीसी है, तो इस साइड को हम हमेशा स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ए के सामने, बी के सामने स्मॉल बी रहता है, और सी के सामने स्मॉल सी। ये आपकी फिक्स है, यूजुअल नोटेशन है ट्रायंगल के रिलेटेड। तो साइड ए और सामने वाला एंगल, तो ए साइन ए इक्वल टू बी साइन बी इक्वल टू सी साइन सी इक्वल टू 2r। और यहाँ पे जो r होता है, क्या r, तो r आपकी होती है परित्रिज्या। क्या होती है, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको सरकम रेडियस होती है। क्या होती है, सरकम रेडियस। अब सरकम रेडियस क्या होती है, आपको पता है कि अगर मेरा परिकेंद्र है या सरकम सेंटर है, तो वो साइड से जो डिस्टेंस बनाता है वर्टेक्स से, किससे, वर्टेक्स से जो डिस्टेंस बनाता है वो रेडियस ही तो होती है, तो उसको बोलते हैं सरकम रेडियस। तो यहाँ से ट्रायंगल बनेगा तो उसकी जो रेडियस होती है उसको बोला जाता है सरकम रेडियस। तो 2r के इक्वल टू रहता है। ये लामी थ्योरम है। अब ये थ्योरम का प्रूफ पहले समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब प्रूफ के लिए आपको अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि इसमें जो ये एंगल बनता है सेंटर पे, ठीक है, ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, ये कितना होता है बच्चों, ये 2a के इक्वल टू होता है। ठीक है, इतना तो आपने अभी समझ लिया था जो मैंने एक्सप्लेन किया था। ऐसे ये वाला एंगल निकालेंगे तो 2b हो जाएगा ए एस सी, और ए एस बी निकालेंगे तो ये 2c के बराबर होता है, इधर 2b, तो ये एंगल 2a होता है। अब इसमें हमने ये भी देख रखा है कि ये दोनों ट्रायंगल बनते हैं, ये टोटल एंगल 2 है जिसमें दोनों आपस के कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, तो ये भी a के इक्वल टू होगा और ये भी a के इक्वल टू होगा। टोटल 2 है जिसके दो टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। सर्वांग समता के लिए क्या बोला था, ये परपेंडिकुलर है, दोनों साइड मिड पॉइंट पे है, तो ये दोनों त्रिभुज के अंदर आपका एस की प्रॉपर्टी से सर्वांग सम हो जाता है, तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अब बताओ ये टोटल साइड क्या बोल रहे हैं हम, ए बोल रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड क्या बोल रहे हैं, ए, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। अब आप यहाँ से ट्रायंगल पकड़िए, कौन सा ट्रायंगल, ये डी पॉइंट मान लेते हैं, तो बी एस डी ट्रायंगल। ठीक है, बी एस डी ट्रायंगल के अंदर आपको ये दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए है, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आर क्या हो जाएगा, उसका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिखना चाहूँ साइन ए, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर आपका है a/2 और हाइपोटेनस है r। ठीक है, तो यहां से मेरे पास में ये आ जाएगा साइन a इक्वल टू a/2r आ जाएगा। तो यहां से अगर 2r की वैल्यू लिखें तो ये आ जाएगी a/sin a। ठीक है, a/sin a आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आप अगर
दूसरी साइड से देखें, ठीक है। यहाँ पे वापस से मैं फिगर बना रहा हूँ और इस जगह पे अब परपेंडिकुलर बी पे डाल रहे हैं, सॉरी ये वाला मैं ले रहा हूँ, ये एस है, ये ए बी और सी, और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर देखें तो ये दोनों साइड बराबर रहेगी, ये दोनों साइड क्या रहेगी, बराबर रहेगी, और ये आपका पॉइंट ई है सपोज करिए। तो आप बताओ ये टोटल एंगल कितना होगा आपका, तो ये टोटल एंगल होगा ए एस सी एंगल होगा 2b के बराबर, तो ये वाला एंगल भी b के बराबर होगा और ये वाला एंगल भी क्या होगा, b। अब ये जो साइड है आपको भी बताया मैंने b के इक्वल रहती है, तो यहाँ से यहाँ तक की साइड कितनी होगी, b/2 होगी, सर्वांग समता के कारण आधी आधी, और ये पता भी है हमें पहले से कि हमने मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला है, तो ये b/2 के बराबर होगी, टोटल b है। अब यहाँ से आप अगर ट्रायंगल देखते हो तो कौन सा ट्रायंगल देखोगे, तो बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल देखो आप ASE। अब ASE ट्रायंगल से आपके पास में अगर साइन बी की वैल्यू लिखनी होगी तो साइन बी के लिए परपेंडिकुलर है और ये रेडियस आर है, तो ये हो जाएगा b/2 अपॉन आर। तो यहाँ से मेरे पास में 2r की वैल्यू आएगी, वो b अपॉन साइन बी आ जाएगी, कितनी आएगी, b अपॉन साइन बी। और इसी प्रकार आपके पास में 2r की वैल्यू c अपॉन साइन सी भी आ जाएगी, c यहाँ पे साइड की वैल्यू है तो इसलिए स्मॉल लेटर में लिखना है और एंगल कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप इन तीनों से देखो, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से, अभी तीनों को देखेंगे तो तीनों की वैल्यू 2r के बराबर है, तो यहाँ से a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन सी, ये तीनों वैल्यू बराबर हैं, पर किसके बराबर हैं, तो ये 2r के बराबर है, और ये हमारी लामी थ्योरम है। उम्मीद करता हूं आप इसको ध्यान रखोगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी इसको अप्लाई करेंगे। कई जगह बच्चों इसकी जगह के भी लिख लेते हैं 2r की जगह, क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो 2r की बजाय के भी लिख लेते हैं, और इसका उल्टा रेशियो भी आपको कई जगह लिखा मिल सकता है। तो क्या लिखा मिल सकता है इसकी जगह, तो ऐसा भी लिखा मिल सकता है साइन ए अपॉन ए, और इधर लिखा मिल सकता है साइन बी अपॉन बी, और ये लिखा मिल सकता है साइन सी अपॉन सी, और इधर से के कॉन्स्टेंट लिखा मिल सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसी से निकाला गया है, रेसिप्रोकल कर दिया है इसका, ठीक है। अब देखो अगला में पढ़ना है, यहाँ पे फॉर्मूला भी इसको बोल सकते हो कि यदि हमारे पास में कोई ट्रायंगल के रिलेटेड सरकम रेडियस निकालनी हो, तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है ABC तीनों साइड का मल्टीप्लाई अपॉन 4 डेल्टा। तो यहाँ पे ABC क्या है, ट्रायंगल की साइड है, और डेल्टा एरिया है। तो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं कि आपके पास में डेल्टा शब्द का मतलब क्या है, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो भी ट्रायंगल आप ले रहे हो उस ट्रायंगल को, PQR भी हो सकता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, और A B और C ये क्या है, ये है आपकी साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल की साइड है। तो कहने का मतलब आपको सरकम रेडियस निकालनी है, तो क्या करना होगा, तीनों साइड की लेंथ का प्रोडक्ट अपॉन 4 डेल्टा से निकाल सकते हैं। चलिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज लेंगे वो आपको ट्रायंगल का एरिया लिखना आना चाहिए। तो पहले तो आपको एरिया वाला कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए ट्रायंगल का एरिया हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस आधार इंटू ऊंचाई, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है। अब यहाँ पे अगर ट्रायंगल के रिलेटेड बात करें तो एरिया हम 2-3 तरीके से ले सकते हैं। तो सपोज करिए यहाँ से हाइट लिखनी है, तो हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है हमेशा ही, और वो परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पे होगा, ये पहली पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ये मैं आपको कई बार समझा भी चुका हूँ कि ये मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालना अलग है, और सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालना, ये दोनों अलग है, ये दोनों है ही अलग, ठीक है। क्योंकि अगर आप साइड से परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो जरूरी नहीं है कि इसके वर्टेक्स से पास होगा, वो कहीं से भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रायंगल के अंदर क्या स्थिति बन रही है। बट ये हमने इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला है, तो इसको आप हाइट बोलोगे, क्या बोलेंगे, इसको हाइट बोलेंगे। हाइट की खासियत ये होती है कि वो हमेशा सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो ये इसकी हाइट है। अब हाइट पता है बेस आपका है, और ये साइड आपको पता है यूजुअल नोटेशन से ये होगी। अब ये वाला एंगल कितना होगा, बी एंगल होगा, ठीक है।
तो अगर मुझे यहाँ से ट्रायंगल से बेस देखना है, तो बेस क्या है मेरा, ये ए के इक्वल टू है, ठीक है। तो बेस पता लग गया, हाइट कैसे पता करेंगे, तो हाइट के लिए आप ट्रायंगल देख लो ए बी डी, और इस ट्रायंगल में अगर मैं पूछूं साइन बी कितना है, बताओ साइन बी क्या आएगा, तो साइन बी की वैल्यू आएगी सामने वाली भुजा ए डी और उसका परपेंडिकुलर ए बी। तो ए डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये ए बी गुणा साइन बी आ जाएगा, और ए बी की वैल्यू हम ये भी जानते हैं नोटेशन से सी के इक्वल टू आती है, कितनी आती है, सी के इक्वल टू। तो ए डी की वैल्यू हो जाएगी सी साइन बी। अब यहाँ से लिखेंगे तो एरिया 1/2 बेस की जगह, बेस क्या है आपका ए है, और हाइट कितनी है, सी साइन बी है। तो एरिया आपको ये भी दिमाग होना चाहिए, 1/2 ए सी साइन बी होता है, ठीक है, ये एरिया, और इसको डेल्टा आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डेल्टा। अब यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर कहाँ से डाला है, ए से डाला है, पर परपेंडिकुलर यहाँ से भी तो डाल सकता है, कोई मना थोड़ी करेगा परपेंडिकुलर डालने में। तो इस केस में एरिया दूसरे तरीके से लिखा जाएगा। तो एरिया के टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे, एक है 1/2 ए सी साइन बी, ठीक है, तो यहाँ पे ए सी है तो साइन के साथ में बी आ गया है। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है, वो दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, तो इसमें हम डेल्टा लिखेंगे 1/2, अगर मैंने ए बी लिया है तो साइन सी हो जाएगा, और अगर डेल्टा लिखें 1/, अगर बी सी लिखें तो ये साइन ए हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा ये वाला फॉर्मूला कई जगह काम में लेते हुए आपको क्वेश्चन में दिखेंगे, जो भी सॉल्यूशन बना रहे हैं वो। तो 1/2 बी सी साइन ए भी हो सकता है, ये तीनों अपनी जगह सही है। अब देख लेना आप कौन सा इसमें अप्लाई करना चाह रहे हो, ज्यादा प्रेफरेंस इसको दी जाती है क्योंकि इसमें फिक्स है 1/2 बी सी साइन ए एंगल है, और ए हम पहले लेके चलते हैं कई जगह पे। तो ये एरिया लिखने का फॉर्मूला है, और इसको कैसे याद रखते हैं कि जिस भी ट्रायंगल का एरिया लिखना है तो उसकी 2 साइड का मल्टीप्लाई करो और उसके बीच का एंगल, उनके बीच का जो एंगल होता है उसका साइन भी ले लो। जैसे आपने ए बी और ए सी साइड ले ली तो बीच में एंगल आ गया ए, ऐसे आप ए बी और बी सी साइड ले रहे हैं तो साइड बीच में एंगल कौन सा बनेगा, बी, और तीसरा एंगल भी ले सकते हैं। तो ये एरिया लिखने वाला कॉन्सेप्ट है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें समझाएंगे उसके साथ में एडिशनल आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ट्रिग्नोमेट्री या एरिया की रिलेटेड जो भी है। अब मुझे निकालना है क्या है, सरकम रेडियस निकालनी है बच्चों, क्या निकालनी है, सरकम रेडियस निकालनी है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया लामी थ्योरम, ठीक है। तो लामी थ्योरम क्या थी हमारी, a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r। तो आप इसमें ये वाला रिजल्ट देख पा रहे हो क्या, अगर आप यहाँ से देखते हो ये वाला रिजल्ट, ठीक है, तो इससे आप इससे बना सकते हो। तो कितना है, 2r इक्वल टू ए अपॉन साइन ए, और मुझे चाहिए केवल r की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि मेरा 2r है, क्या 2r है, वो किसके बराबर है, a अपॉन साइन ए के बराबर है। और ये भी जानते हो आप यहाँ से कि साइन ए किसके बराबर है, बताओ साइन ए किसके बराबर है, तो साइन ए है मेरा 2 डेल्टा अपॉन बी सी, 2 डेल्टा अपॉन बी सी के बराबर है क्या नहीं, यहाँ से देखो साइन ए 2 डेल्टा अपॉन बी सी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो a अपॉन 2 साइन ए हो जाएगी, कितनी होगी, और साइन ए की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर लो तो ये हो जाएगा a अपॉन 2, और साइन ए की जगह 2 डेल्टा अपॉन बी सी, ये मैंने इसका वैल्यू पुट कर दिया साइन ए का। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो बी सी पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते थे। तो r की वैल्यू क्या आ गई, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा आ गई, जो कि मुझे यहाँ पर प्रूव करनी थी। और आपने ये फॉर्मूला भी कहीं कहीं जरूर देखा होगा, अगर कुछ आप 11th क्लास में हो, और तो 9th 10th में जरूर कहीं कहीं आप एक्स्ट्रा बुक वगैरह देखोगे तो वहाँ पे ये फॉर्मूला में लिखा मिल जाएगा। तो r इक्वल क्या होगा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा के बराबर रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी, राइट। अब देखो अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम। अभी तक हम जो बात कर रहे थे उसमें आपको मैं समझा रहा था, तो लगभग जो फॉर्मूले वगैरह बना के आपको बताएं उसमें आपकी सरकम सेंटर की पोजीशन क्या थी। सरकम सेंटर हमारा जो परी के अंदर था वो एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग लेके चल रहे, तो त्रिभुज के अंदर ही बन रहा था,
ठीक है, यहाँ पे जितनी भी हमने डिस्कशन किए। बट त्रिभुज तो आपके तीनों टाइप के हो सकते हैं, एक्यूट एंगल भी हो सकता है, हिंदी में न्यून कोण, राइट एंगल भी हो सकता है, या ऑब्ट्यूस हो सकता है, अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है। तो देखो इसके रिलेटेड तो कोई हमें दिक्कत है नहीं, अभी इतनी देर तक हम डिस्कशन इसी के रिलेटेड कर रहे थे। तो यहाँ पे तो जो आपका परिकेंद्र होगा वो त्रिभुज के अंदर ही होगा। कहाँ होगा? त्रिभुज के अंदर। मैं पोजीशन बता रहा हूँ परिकेंद्र कहाँ होगा। तो परिकेंद्र के बारे में हमने पढ़ लिया है कि आपके जो भुजा समद्विभाजक होते हैं, लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, उनका प्रतिच्छेद बिंदु होता है। अब कोई पूछ भी ले ये परिकेंद्र क्या होता है? जहाँ तीनों लंब समद्विभाजक मिलते हैं त्रिभुज के, उस पॉइंट को बोलते हैं परिकेंद्र। और यहाँ से एक त्रिभुज आप बना सकते हो अगर जरूरत पड़ती है। अब ये जो परिकेंद्र है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है तो वो तो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताई दी है। अब राइट एंगल आ जाए तो उसमें परिकेंद्र कहाँ जाएगा इसके बारे में आपको समझना है। तो जिन्होंने 10th पास कर रखी है उन लोगों ने तो जरूर इसको याद कर रखा होगा कि परिकेंद्र समकोण त्रिभुज के अंदर होता है कर्ण के मध्य बिंदु पर। कहाँ होता है? हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे होता है, यानी इस जगह पे होता है, इसके मिड पॉइंट पे होता है। ठीक है, ये मिड पॉइंट पे होता है AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, ये इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, ये आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो कई सारे तरीके से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला तो ये कि ये जो AB भुजा है इसका आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और BC भी परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये दोनों परपेंडिकुलर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो। अब ऐसे एस से जो परपेंडिकुलर डालेंगे BC पर तो वो आपके AB के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आप परपेंडिकुलर बोल रहे हो, यहाँ पे लंब है, तो ये आपका इस भुजा के परपेंडिकुलर होगा। अब ये दोनों ही आपके काम मीट करेंगे, इसी जगह मीट कर सकते हैं। और यहाँ का जो परपेंडिकुलर होगा, इससे जो परपेंडिकुलर डालोगे तो वो आपका कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये इसी जगह पे इसके मीट करेंगे। एक तरीका और भी है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि आपने पढ़ रखा होगा कि किसी सर्कल के अंदर, देखो याद करो सर्कल में पढ़ रखा है आपने कि सर्कल के अंदर कोई आपके डायमीटर को अगर आप मतलब सर्कल के डायमीटर को मान के अगर आप ट्रायंगल बनाते हो तो ट्रायंगल जो बनेगा उसका ये जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री पे बनेगा। कितना होगा? 90 डिग्री पे। पढ़ रखा होगा जरूर। तो आप यहाँ से भी क्या बोलते हैं? ABC अगर यहाँ पे सर्कम सेंटर है तो ABC से एक सर्कल जाना ही जाना है। ABC से क्या जाएगा? एक सर्कल जाना ही जाना है। और अगर सर्कल जाएगा तो उसके लिए ये 90 डिग्री है तो AC क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर होता है। और सेंटर को तो हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। यहाँ पे सेंटर को क्या बोलते हैं? ये जो बाहर से सर्कल जा रहा है उसके सेंटर का नाम क्या है? सर्कम सेंटर ही है। तो सेंटर कहाँ होगा? आपके AC के मिड पॉइंट पे होगा। अगर मिड पॉइंट पे नहीं रहेगा तो ये दोनों बराबर कैसे होंगे? तो ये मिड पॉइंट पे रहता है। ये आपको पॉइंट यहाँ से समझ में आना चाहिए, राइट। अब तीसरा है टाइप आपका कैसा हो कि आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें कई बच्चे बहुत गलती करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि इसका परिकेंद्र किस साइड में जाएगा। इसलिए बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज के अंदर हम क्या बोलते हैं कि आपका अधिक कोण त्रिभुज है तो पहले तो उस त्रिभुज की आपको स्थिति समझ में आनी चाहिए। तो सपोज करिए ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है, थोड़ा सा मैं परफेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, ये अधिक कोण त्रिभुज है, दिख रहा होगा आपको। अब इस अधिक कोण त्रिभुज पे आपको क्या करना है? भुजा और लंब समद्विभाजक खींचने। देखो BC का लंब समद्विभाजक कहीं यहाँ बनेगा तो इसको आप आगे बढ़ा दो। ठीक है, BC का लंब समद्विभाजक बनेगा तो ये BC का लंब समद्विभाजक हो गया। ऐसे ये AB है तो AB का भी लंब समद्विभाजक होगा कहीं, तो यहाँ पे ये लंब समद्विभाजक AB का हो गया। अब इनको आगे बढ़ाओगे तो इनका कहीं की तो मिलना तय है। कहीं के बच्चों मिलेंगे क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल तो नहीं है, और पैरेलल नहीं है तो इनका मिलना कहीं के तय है। और हम ये भी जानते हैं जहाँ परपेंडिकुलर और साइड बाइसेक्टर मिलते हैं उसी को तो हम परिकेंद्र बोलते हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? परिकेंद्र। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? परिकेंद्र हो जाएगा। दो से आप पता लगा सकते हो।
अब तीसरा अगर चाहिए तो ये तो हमने प्रूव कर लिया है कि इसमें तीसरा भी एक ही जगह पे मिलता है, तीनों आपके जो लम्ब भाजक होते हैं वो एक ही जगह मिलते हैं। तो यहाँ से ये जो AC भुजा है इसका लम्ब भाजक डालोगे तो ये 3 ऐसे मिलेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से तीनों आपके मिल जाएंगे। तो ये परी के अंदर बार की तरफ बनता है, आपकी बड़ी वाली जो एंगल होता है इस एंगल के जस्ट सामने बनता है परी के अंदर। अब इसमें से अगर आप कम करते जाओगे, क्या करेंगे, कम करते जाएंगे, ये भी 90 से ज्यादा है, ये जो थीटा है और थीटा क्या है आपका 90 से ज्यादा है। अब इस थीटा को कम करोगे तो कम करते समय क्या होगा, ये पीछे की तरफ मूव करेगा और मूव करता करता यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये एस इधर आएगा और इस जगह पे पहुंच जाएगा। और कम करेंगे 90 से भी कम तो ये अंदर एंट्री कर जाएगा। तो एक ही से आप तीनों वापस से यहाँ पे ड्रॉ करके बता सकते हो कि इसमें कैसे मूवमेंट हो रहा है। तो अंदर कैसे आएगा वो समझ में आ गया। जैसे 90 होगा तो साइड के ऊपर पहुंच गया और साइड के बाद में फिर वो कहाँ पहुंच जाएगा। तो आप यहाँ से ये भी समझा सकते हो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री पे बनेगा, तब ये AC का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि मिड पॉइंट भी तो मिलता है। आई थिंक यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको पॉइंट समझाए। अब क्वेश्चन यहाँ से जो बनते हैं उसमें पहले तो ये जो वेराइटी है ये समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन वगैरह कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चन आपके जो एंगल वगैरह निकालने से रिलेटेड बन सकते हैं, जो पिछले में समझाया था कि आपके ये 2 टाइम एंगल के, ये जो यहाँ पे समझाया था कि एंगल डबल होता है सेंटर पे बनता है, उससे रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे लामी थ्योरम कहाँ से आई, तो लामी थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एरिया का कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप सर्कम रेडियस निकाल सकते हो। बाकी इसके जो स्पेशल केस के बारे में बात करेंगे तो फिर वो तो आगे देखेंगे, पर अभी आपको मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। तो इनके आप साथ साथ में नोट्स बना लेना। जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए, हमने टोटल जितने भी इसके अंदर डेरिवेशन किए, ये एक्चुअली ऐसे है कि इनके बारे में आप कहीं पे पढ़ोगे तो बहुत कम लिखा मिलता है और हमें स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो पहले आपके बेसिक फंडामेंटल बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा है कि परी के अंदर क्या होता है। तो भी पूछे परी के अंदर क्या होता है, तो जो किसी त्रिभुज के तीनों जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं जो इस जगह मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं परी के अंदर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर पास करेगा। उसके बाद हमने देखा ये तीनों एक जगह क्यों मिलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझा, और ये इक्वल डिस्टेंस कैसे आएगी ये भी यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा कि ये जो एंगल होता है जो सेंटर पे बनता है वो हमेशा उसकी सामने वाले ट्रायंगल की साइड होता है उसका डबल होता है। आप इसको सर्कल के अंदर अप्लाई करते हो तो सर्कल में क्या बोलते हैं हम कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो हमेशा सरकमफेरेंस पर बने एंगल के दुगना होता है, अगर कोई कॉर्ड की बात करें, कोई जीवा हिंदी में बोले तो। अब यहाँ पे लामी थ्योरम भी मैंने समझा दी और सर्कम रेडियस क्या होती है ये समझा दिया आपको, ठीक है। और ये स्थितियां बता दी तीनों। अब मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा जो आपका लंब के अंदर क्या होता है, तीनों लंब जहाँ मिलते हैं उनके अंदर के निर्देशांक के बारे में बताएंगे। पर इससे पहले बताएंगे तीनों लंब के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट बनता है उसको लंब के अंदर बोलते हैं, इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ये तीनों एक ही जगह क्यों मिलते हैं और इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। टोटल 4 सेंटर होते हैं, आपको भी पता होना चाहिए, जिसमें 2 हमने कवर कर लिए और 2 आगे वाले आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि ये ऐसा कंटेंट है जो आप देखोगे तो बहुत कम स्कूलों में या कोचिंग में पढ़ाया भी जाता है बच्चों को। इनके बेसिक फंडामेंटली क्लियर नहीं है, तो मैंने कोशिश की है। और जो भी आपका फीडबैक है कमेंट के थ्रू आप मुझे देना।